इंश्योरेंस काउंसिल की ओर से पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक बड़ी और राहत देने वाली खबर आ रही है और मेरे साथ है इस समय मिस्टर तपन सिंघल जो कि है चेयरमैन जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के। सर जी बिजनेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी क्या बड़ी खबर है जो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल पॉलिसी होल्डर्स को राहत देने की बात कर रही है? देखिए, एक तो जो एक एंडेवर है, पहला ये है कि जो भी पॉलिसी होल्डर हैं या कस्टमर हैं, हाउ कैन यू मेक थिंग्स इजियर फॉर देम, हाउ कैन यू मेक इट सीमलेस। तो एक एक करके उसकी जो समस्याएं हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। आई थिंक जो हमारे रेगुलेटर हैं दे आल्सो टेकिंग वेरी प्रोएक्टिव स्टेप्स टू इंश्योर दैट ट्रांसपेरेंसी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, लास्ट माइल एंड द वेलबींग ऑफ पीपल कैन बी टेकन केयर ऑफ। एक समस्या ये थी कि कैशलेस जो है, अगर मान लीजिए आपने किसी एक कंपनी के साथ बीमा कराया है तो कैशलेस जो उस कंपनी की जो हॉस्पिटल नेटवर्क है वहीं तक सीमित होती थी। अब एज अ कस्टमर मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे आपके पास उस कंपनी का जो नेटवर्क है वहाँ पे नहीं है तो कैशलेस आपके लिए मुश्किल हो जाता था। तो एक प्रोसेस में दिक्कत, अचानक उतना पैसा कहाँ से आप लेके आओ, फिर बाद में जाकर रीइंबर्समेंट होगा। तो एक एंडेवर था कि हाउ कैन वी मेक कैशलेस फॉर ऑल, मतलब नो, तो कैसे जो पूरी कंपनियाँ हैं हाउ कैन वी गेट टुगेदर टू मेक अ डिफरेंस टू द कस्टमर। एंड अभी बहुत सारी सीरीज ऑफ स्टेप्स ऐसे आएंगी। तो पहला स्टेप ने कहा कि क्यों नहीं जितनी भी कंपनियों के जो हॉस्पिटल नेटवर्क है वाई कान दैट बी मेड इनटू कॉमन पूल, एक कॉमन पूल बना लिया जाए जितनी भी कंपनियों ने टाई अप किया है। अब एक कस्टमर है चाहे उसका बीमा किसी भी कंपनी से हो, अगर हॉस्पिटल जाता है और उस हॉस्पिटल नेटवर्क किसी और कंपनी का भी हो तो उसको वहाँ कैशलेस मिल सके। तो एक अचानक देखिए एक बहुत बड़ा दायरा खुल जाता है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको अपफ्रंट जाके वहाँ वहाँ पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो कैशलेस उसके लिए ना वहाँ पे काम करता है करके। तो ये पहला स्टेप है। बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं हम लोग, प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के साथ मिलकर बना रहे हैं जिसमें सब कंपनियां नेटवर्क पे ना अपना एपीआई से इंटीग्रेट करेंगी, हॉस्पिटल इंटीग्रेट करेंगी, तो एकदम सीमलेस स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस होगा। तो आप एक एक करके आप बहुत सारे स्टेप्स देखेंगे काउंसिल की तरफ से जहाँ पूरी कंपनियां एक साथ मिल के एक कस्टमर के लिए व्हाट कैन बी डन टू मेक इट वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी गुड फॉर देम एंड सीमलेस फॉर देम। सर जैसा आपने बोला कि कैशलेस फैसिलिटी मिलेगी हॉस्पिटल्स में, इसके लिए क्या ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स को भी मिलेगी या फिर जो अब नए पॉलिसी होल्डर्स होंगे जो हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, सबके लिए एक था, एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी। देखो इशू ये है कि अगर इंटेंट अच्छा है, इफ द इंटेंट इज टू मेक थिंग्स गुड फॉर द कस्टमर, तो रास्ता वही ढूंढेंगे जो कस्टमर के लिए अच्छा होगा। तो ये जैसे हमने कहा ये पहला स्टेप है। अभी पूरे कंपनियों के जो हॉस्पिटल नेटवर्क है उनका पूल बना रहे हैं हम लोग, विच बिकम एक्सेसिबल टू ऑल कस्टमर्स विच हैव बीन इंश्योरिंग एनी कंपनी एंड इट बिकम्स एक्सेसिबल इमीडिएटली, नो, जैसे हम लोग विल जस्ट द मोमेंट यू पुट इट अप इट विल स्टार्ट हैपनिंग टू बी देयर। और जैसा कि आपने बोला ये एग्जिस्टिंग के लिए भी होगा, तो इसके लिए क्या कोई एक सुविधा एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी या फिर वो ये कैशलेस फॉर ऑल वाली फैसिलिटी अवेल करने के लिए किस तरह से एक पॉलिसी होल्डर आगे बढ़ सकता है? एक सिंपल तरीका है कि जो अधिकतर जो सर्जरी होती है इलेक्टिव होती है, बहुत कम इमरजेंसी होती है। इलेक्टिव में क्या है, 48 घंटे का नोटिस देते हैं अपनी बीमा कंपनी को कि मैं यहाँ पे ये सर्जरी कराने जा रहा हूँ इस अस्पताल में। वो बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है कि 48 घंटे के अंदर उनको कैशलेस जिस भी हॉस्पिटल जा रहे हैं वहाँ वो प्रोवाइड करें। तो किसी भी कंपनी में वो प्रोवाइड बोल सकते हैं कि मैं इस अस्पताल में ये सर्जरी कराने जा रहा हूँ एंड रिक्वेस्ट है कि अभी आपके काउंसिल ने अनाउंस किया है कि कैशलेस फॉर नो ऑल है, जितना भी नेटवर्क है कृपया करके हमें इसमें कैशलेस प्रोवाइड करें। बट 48 घंटे नोटिस इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि शुरू में इलेक्टिव है ना, आपको पता है कि सर्जरी होने वाली है, बहुत कम इमरजेंसी होती है। बट जो इलेक्टिव सर्जरीज है उसके लिए बहुत आसान है। अपनी कंपनी को 48 घंटा पहले बता दीजिए कि मैं ये सर्जरी करानी है, इस अस्पताल में जा रहा हूँ, कृपया करके कैशलेस प्रोवाइड करें। और अगर सर इमरजेंसी में किसी को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, सर्जरी हो रही है उस केस में? हाँ, इमरजेंसी में क्या कंपनी इन्फॉर्म तो करना ही पड़ता है। तो उसमें जिस कंपनी में उनका है करेंटली उसमें भी उसको टाइम लगता है फॉर देम टू फिगर आउट एंड गिव इमीडिएट कैशलेस। लेकिन दूसरी कंपनी में भी है तो प्लीज़ इन्फॉर्म करें, इट विल बी एंडेवर टू डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल, नो इट इज़ देयर। बट अगर आप देखो तो 90% के ऊपर जो हैं वो इलेक्टिव होते हैं, तो उसका प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाता है। और ये जो हम लोग अभी प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, जो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, हर बीमा कंपनी इसमें इंटीग्रेट कर रही है और हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं, जो एनएचए के थ्रू प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हम लोग, उसके अंदर आते आते तो फिर हर इशू चाहे वो इमरजेंसी हो चाहे इलेक्टिव हो वो सब इमीडिएट पे मूव कर जाएगी। तो ये पहला कदम है, दूसरे कदम पे उस पर जा रहे हैं हम लोग। और सर इमरजेंसी पे मूव करने में और कितना समय लगेगा? समय की बात नहीं है। जैसे अभी जो नेटवर्क आपने बताया वो जो प्लेटफॉर्म है एनएचए ने तैयार कर लिया है, हर बीमा कंपनी ने अपने एपीआई इंटीग्रेट कर दिया है, तो उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है ना, उस पर अग्रसर है एंड इट शुड मूव वेरी फास्ट। उस पर क्या सब हॉस्पिटल्स को भी नेटवर्क पे आना होगा, तो हॉस्पिटल नेटवर्क आ जाएंगे तो इट विल मूव टू दैट डायरेक्शन। तो हम लोग एंडर होगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। तो सर ये
पहले अगर सर्जरी का मालूम है या फिर इमरजेंसी में आपको सर्जरी करवानी पड़ी या हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, नॉट इवन फॉर जस्ट फॉर सर्जरी, तो ये कैशलेस फॉर ऑल कब से इम्प्लीमेंट हो जाएगा? ये ऑन पेपर है या राइट टू इम्प्लीमेंट लाइक स्टेज पे पहुंच चुका है? नहीं, पहुंच चुका है, तभी तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं ना, क्योंकि सब कंपनियों ने अपने हॉस्पिटल नेटवर्क काउंसिल को दे दिया है, उसके वेबसाइट पे ना ऊपर हम लोग डाल रहे हैं करके, तो कोई भी कस्टमर है वो चेक कर सकता है कि कहाँ पे हॉस्पिटल नेटवर्क है, कौन कौन से हॉस्पिटल उसमें एनरोल्ड हैं, कहाँ कैशलेस है, तो वो सबके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। तो वो तभी इट्स रेडी टू इम्प्लीमेंट, तभी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। रेडी टू इम्प्लीमेंट मतलब आज से, कल से? आप चाहो तो कल से शुरू कर दो। ओके और सर इसके लिए क्या प्रीमियम में कोई फर्क पड़ेगा? कुछ एक्स्ट्रा एडिशन देनी पड़ेगी एक पॉलिसी होल्डर को? नहीं, हमने क्या बोला कि ऑब्सेशन है कस्टमर प्रति, कैसे उसकी लाइफ सिंप्लीफाई करें, कैसे फ्रॉड एलिमिनेट करें हम लोग, कैसे इंश्योर करें कि ट्रांसपेरेंट है, स्मूथ हो, नो, तो प्रीमियम पे उसका असर नहीं होने वाला। और सर क्योंकि पॉलिसी में बहुत से कंडीशंस अप्लाई होते हैं, अगर आप उसमें उस दायरे में फिट बैठते हैं और आपको कैशलेस मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो जो कैशलेस फैसिलिटी है, क्योंकि पहले ये है कि नेटवर्क में आपके हॉस्पिटल हैं तो आपको भी ट्रस्ट है उस हॉस्पिटल पर, अब एक बीमा कंपनी कितनी जल्दी क्लेम सेटल करेगा अगर उसके नेटवर्क के बाहर का हॉस्पिटल था? आप देखें तो एक तो आईआईटी की तरफ से भी रेगुलेशंस बहुत क्लियर है कि आपको ना, आई थिंक कुछ 15 दिन 30 दिन के अंतर्गत ना पेमेंट करना पड़ता है, तो रेगुलेशंस हैं बहुत क्लियर। आई थिंक आवर रेगुलेटर ऑल्सो इज वेरी प्रोग्रेसिव, बहुत रेगुलेशन बनाया हुआ है कि बीमा कंपनी को एक गिवन दायरे के अंतर्गत क्लेम सेटल करना ही पड़ता है। तो इसलिए पहली बात तो जहाँ पे कैशलेस है वहाँ तो सेटलमेंट बात ही नहीं, तुरंत हो गया, वहाँ तो कुछ इशू है ही नहीं, खाली प्री एंड पोस्ट का इशू रहता है कि बाद का जो कवरेज है उसके सेटलमेंट। जहाँ नहीं भी है आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो मैंने देखा एवरेज जो कंपनियाँ हैं 7 से 10 दिन के अंतर्गत क्लेम सेटल कर देती हैं। अगर मैं जो स्टैटिस्टिक्स देखता हूँ तो 7 से 10 दिन के अंदर कंपनियाँ तो मोर लेस जो रिइंबर्समेंट वो भी सेटल कर देती हैं। तो सर ये तो सब कंपनीज ने मिलकर किया है। आपने अभी बोला कि और भी बहुत से ऐसे मूव्स आने वाले हैं जिससे एक पॉलिसी होल्डर को बेनिफिट मिलेगा। आप किस तरह के और मूव्स की बात कर रहे हैं, मुहिम की बात कर रहे हैं? तो जैसे हमने बताया एक प्लेटफॉर्म बना जो NHA ने बनाया हुआ है, उसमें मिलके सब कंपनियों ने अपना इंटीग्रेशन किया है, एपीआई इंटीग्रेशन, अभी हॉस्पिटल इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर एक इमेजिन करिए आप एज अ कस्टमर, आप किसी हॉस्पिटल आप जाते हैं और वो हॉस्पिटल इस प्लेटफॉर्म पे है, तो पूरा ट्रीटमेंट उस प्लेटफॉर्म पे आता है, जिस बीमा कंपनी इंश्योर उसके पास जाता है, बीमा कंपनी तुरंत उस पर कैशलेस अप्रूव करती है या पैसा हॉस्पिटल ट्रांसफर कर देती है, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी आती है और एक इमीडिएट बेसिस पे होता है। तो एज अ कस्टमर उसको चिंता नहीं है डॉक्यूमेंटेशन का, इधर लेके भागना, उधर जाके उसको जमा करना, ये करना, वो सब दूर हो जाता है। और जो आपने सवाल बोला फिर इमरजेंसी के केस में भी एकदम स्मूथ हो जाता है। तो अभी उस लेवल तक लेके जाने वाले हैं और काफ़ी करीब हैं, अभी ये सब काम हो चुका है, प्लेटफॉर्म का बात हो चुकी है, बीमा कंपनियाँ उसमें इंटीग्रेट हो चुकी हैं, हॉस्पिटल्स को आना है, फिर ट्रायल टेस्ट होगा। तो इस तरह का ये जहाँ तक उसका सवाल है। तीसरा जो अगर आप देखें तो सरकार से हम लोगों ने हमेशा रिप्रेजेंट किया है कि हेल्थ फॉर ऑल होना चाहिए, है ना, जो भारत के सिटीजन है सबके लिए होना चाहिए, कि सोशल सिक्योरिटी है, क्योंकि भारत में 10 करोड़ भारतीय हर साल गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं क्योंकि वो हेल्थ अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर आपको विश्वास न हो तो किसी भी अस्पताल में जाइए, बिलिंग काउंटर में देखिए, लोग ज्वेलरी बेच रहे हैं, ज़मीन बेच रहे हैं, बहुत बार जो इतना ज़्यादा पैसा लग जाता है कि दे कांट अफोर्ड। तो सरकार ने आयुष्मान भारत लेके आया बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, कुछ सरकारों ने हेल्थ फॉर ऑल लेके आया है। तो अभी काफ़ी सारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी आया हुआ है कि हेल्थ विल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल। तो जैसे उसमें भी काम हो रहा है सरकार के साथ काम करके, हाउ डू वी मेक इट मोर वाइड स्प्रेड, हाउ डू मेक इट एक्सेसिबल। तो बहुत सारा काम हो रहा है। आई थिंक गिव इट अ कपल ऑफ ईयर्स, इट विल कम्प्लीट ट्रांसफॉर्म द वे हेल्थ इंश्योरेंस और सर आपने आयुष्मान भारत की बात की, उसका दायरा भी बढ़ने की बात हो रही है कि, तो आपको क्या लगता है कि उसमें और कौन से एज ग्रुप आएंगे या किस तरह से दायरा बढ़ेगा उस स्कीम का? मैं तो चाहता हूँ हर व्यक्ति कवर्ड हो, एज ग्रुप की बात ही नहीं है ना, एवरीबडी शुड बी कवर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन से सेगमेंट में। अब सवाल ये होता है कि सरकार को कितना उस पर स्ट्रेस या स्ट्रेन होगा टू प्रोवाइड कवर फॉर ऑल। तो उसका भी सोल्यूशन है। जैसे मान लीजिए US में आप देखें, इट इज़ मैंडेटरी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का बीमा कराए। भारत में अगर आप देखें तो खाली 15% ही लोग हैं जो इसके अंतर्गत एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करा रहे हैं। अगर मान लीजिए मैंडेटरी होता है, सबको बीमा कराना है, और जो आयुष्मान भारत में जो रेट है पर पर्सन, जैसे मैंने 2000 रुपये है, 5 लाख का कवर का अगर है, ऐसा रेट चल रहा है, तो वही रेट में सब कंपनियां उसमें अगर एक्सेस कर सकती हैं तो कितना सस्ता बीमा हो जाता है। मतलब कुछ 170-180 रुपये महीना पे पूरे परिवार का कवर आ जाता है 5 लाख रुपए का, और कितना वाइड स्प्रेड हो सकता है। तो सोल्यूशन बहुत सारे हैं लोग, तो ये सब चर्चाएं हो रही हैं एंड वी आर सीइंग हाउ कैन वी गेट इट डन, क्योंकि सबको कवर करना चाहिए। क्योंकि अगर 10 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा नीचे जा रहे हैं हर साल, तो ये चिंताजनक बात है। और सर 5 लाख से ऊपर का भी कवर बढ़ सकता है, 5 लाख से ज्यादा अमाउंट हो सकती है इस इलेक्शन में। आपको इस बजट में, आपको इंतरिम बजट में क्या लग रहा है? अभी आपने देखा तो न्यूज़ में तो आया हुआ है ना, 10 लाख की बातें हो रही हैं, होना चाहिए। आई थिंक मेडिकल इन्फ्लेशन है, कॉस्ट बढ़ रहा है, तो सम इंश्योर तो बढ़ना चाहिए।
और सर आप और किस तरह की फ्रॉम बीइंग अ प्रोमिनेंट फिगर इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री आप किस तरह के एक्सपेक्टेशंस रखते हैं इस बजट से? बजट में हमारी 2-3 एक्सपेक्टेशन है जो मैं काफ़ी बार कहता हूँ। पहला, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल होना चाहिए, ठीक है ना। एक तो क्योंकि उससे फ़र्क पड़ता है, देश की जीडीपी भी ग्रो करती है। 10 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा नीचे उससे ऊपर लेकर आने के लिए 1.2% जीडीपी फर्क पड़ता है। अगर आप देश आज अपना 6-7% में ग्रो कर रहा है और वो भी हम बहुत खुश हैं, अगर हेल्थ फॉर ऑल होगा तो देश एक्चुअली 8.2-8.5 पे ग्रो करने लगेगा अपने आप ना। तो इट इज़ बिकॉज कि काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है इकोनॉमी पे। तो पहला तो ये है कि दिस शुड बी डन। दूसरा, अगर आप देखें जैसे सिक्किम हुआ, अगर मान लीजिए लॉस होता है 100 रुपये का, उसमें बीमा कंपनियां कुछ भरपाई करती हैं 6-7 रुपये, सरकार देती है कुछ 5-6 रुपये, लेकिन 85 रुपये तो आम जनता का नुकसान हो जाता है ना। एसएमई, एमएसएमई, जो लोग ना पूरी जान लगा के 30 साल मेहनत से घर बनाए, सब बह जाता है, बहुत नुकसान होता है। वो काफ़ी सारे लोग गरीबी रेखा नीचे आते हैं, काफ़ी सारे व्यापार बंद हो जाते हैं, काफ़ी सारे लोग जो ना बेचारे इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। तो अगर उन सब का जो सोल्यूशन है, पैरामेडिक इंश्योरेंस है या सबका ना कवर रहे कि अगर ऐसा, इस बार 9 कैट इवेंट हुए देश में, मतलब एक साल में, तो ये बढ़ता जा रहा है और ये काफ़ी सारे लोगों को गरीबी रेखा में पुश कर रहा है। तो हाउ डू वी इंश्योर दैट ये सब कवर्ड रहे, उसके प्रति क्या हम लोग करें। तो जो सोशल इश्यूज हैं देश के, मेरी एक्सपेक्टेशन तो बजट से ये होगा कि एक तरफ देश की तरक्की की हम बात करते हैं, करना चाहिए, और नो इंफ्रास्ट्रक्चर बात कर रहे हैं हम, और 6-7% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हम लीकिंग बकेट कहते हैं, जो नुकसान हो रहा है, जो लोगों को गरीबी रेखा नीचे ले जा रहे हैं, जो व्यापार बंद हो जा रहे हैं, उसको एड्रेस करने के लिए ये सब इश्यूज कंसर्न भी बजट में बात होनी चाहिए। सर जैसे आपने नेचुरल क्लैमिटीज की बात की, क्या इंश्योरेंस कंपनीज मिलकर कुछ अफोर्डेबल नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के बारे में भी इसमें सोच रहे हैं, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी को लेकर या फिर ये नेचुरल कैलामिटी को लेकर, क्योंकि बहुत तरह से ऐसे नुकसान बढ़ रहे हैं एज वी आर गोइंग फर्दर इन लाइफ? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। इंश्योरेंस का सोल्यूशन है, पैरामेट्रिक इंश्योरेंस है। जब मान लीजिए कोई ट्रिगर इवेंट है, किसी पूरे मतलब प्रदेश का लेना है, और वो इवेंट ट्रिगर होंगे तो लोगों के जनधन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। नो, ये सोल्यूशन भी है। नो, साइबर पे भी रिटेल साइबर इंश्योरेंस है। एज ए इंडिविजुअल जब मैं नौकरी शुरू किया था आज से 32 साल पहले, तो सबसे बड़ी चिंता होती थी जिस दिन तनख्वाह मिलती थी कि कोई मेरा जेब न मार ले। नो, आज तो जेब में कैश है ही नहीं, लेकिन आज मेरे मोबाइल से लोग पैसा चुरा लें। अब ज़्यादा पैसा चुरा सकते हैं क्योंकि उन्हें पूरा अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। तो एज इंडिविजुअल लेवल हर व्यक्ति को साइबर कवर होना चाहिए। जैसे नो, एज अ कंपनी नो वी आर ऑन द फर्स्ट टू ब्रिंग, बट आज आई एम वेरी हैप्पी टू सी लॉट ऑफ कंपनीज हैव दैट। तो रिटेल साइबर होना चाहिए एज अ कंपनी साइबर कवर, क्योंकि इट इज़ अ वेरी सीरियस थ्रेट। नो, तो उसके अवेयरनेस है। इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट है उनके पास। बहुत से लोगों को प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल नहीं लगते हैं, क्या उसको सस्ता बनाने के लिए कुछ काउंसिल सोच रहा है? 800 रुपये साल अफोर्ड नहीं कर सकते मैडम। ये एक वो है, क्या बोलते हैं, धारणा है, परसेप्शन है। अगर आप एक्चुअली देखें तो जो बीमा का जो कॉस्ट है बहुत ही सस्ता है। 1 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ कवर का, आपको जान के आश्चर्य होगा, साल का बीमा 30 रुपये। मतलब अफोर्डेबल नहीं है, बहुत अफोर्डेबल है। नो, आई थिंक एक परसेप्शन है। आदमी को इसके बारे में जानना चाहिए और इसके बारे में डिमांड करना चाहिए। अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में था आउटलुक मनी के, उसमें किसी ने पूछा कि मेरे पेरेंट की उम्र 65 ऊपर है, कवर है। तो आई थिंक बहुत जागरूकता का इशू है। आई थिंक अवेयरनेस पे काम करेंगे हम लोग, अभी उस पर भी आप देखेंगे काफ़ी सारे कैंपेन करेंगे, बट अफोर्डेबिलिटी इशू नहीं है हमारे हिसाब से, जागरूकता का इशू है। सर बिल्कुल सही कहा आपने, जागरूकता का इशू है। तो उसको लेकर जितनी अवेयरनेस बढ़े, तो 2047 तक जो हम बात करें इंश्योरेंस फॉर ऑल, वो किस तरह से पेनिट्रेशन बढ़ सकता है? इंडस्ट्री मिलकर क्या कर रही है, रेगुलेटर के साथ क्या बातें हो रही हैं? देखिए, आई थिंक वी हैव टू गिव इट टू द रेगुलेटर। जो देवेश पांडा साहब हैं, जो उन्होंने ये कहा है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, जितने भी स्टेट हैं सब कंपनी को स्टेट दिए गए हैं। अभी बीमा वाहक की बात आपने देखा, रेगुलेशन आया हुआ है। गांव लेवल पे वुमेन एंटरप्रेन्योर मतलब बीमा वाहक बनेंगे, हर पंचायत में रहेंगे। प्रोडक्ट लेके आ रही हैं कंपनियां, जो कॉमन प्रोडक्ट्स में हेल्थ, लाइफ नो और नॉन लाइफ का प्रोडक्ट मिलके है बीमा विस्तार के नाम से जो बेचा जाएगा। तो आई थिंक एज ए सेड ऑब्सेशन है कि हर कोने से पहुँचेंगे, क्योंकि इशू नहीं है कि खाली ये व्यापार है। जब किसी व्यक्ति के घर में हादसा होती है और अगर उसका इंश्योरेंस नहीं है तो आप इम्पैक्ट देखेंगे, और जिसका इंश्योरेंस उसका इम्पैक्ट देखेंगे, बहुत अंतर है। नो, आई ऑलवेज से लाइफ एंड डेथ का और डिग्निटी का सवाल है, एंड इट्स अ ड्यूटी ऑफ द इंडस्ट्री अलॉन्ग विद द रेगुलेटर एंड द मिनिस्ट्री टू इंश्योर दैट भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके पास ना एडुकेट कवर ना हो। और सर एआई को लेकर भी पांडा साहब ने बहुत कहा कि एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री ताकि सारे प्रोसेस सीमलेस हो, क्लेम सीमलेस हो, उसके बारे में कुछ बताएं।
देखिए एआई तो हर कंपनी, चाहे इंश्योरेंस हो चाहे कोई भी हो, एआई तो आई थिंक इज बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल बिजनेसेस। तो एआई के बहुत सारे रूप हैं, मतलब एक रूप है प्रोसेस में, जो आपने बात करी इंप्रूवमेंट है, बिकॉज ऑटोमेटिक जो भी प्रोसेस है वो सुपर स्पीड हो सकता है, जो पहले टाइम लगता था अब वो बहुत स्पीड है। दूसरा है फ्रॉड डिटेक्शन में, क्योंकि फ्रॉड में इंश्योरेंस कंपनी का जो पैसा जाता है, इंश्योरेंस का आपको समझना है कि सबसे पैसा लेके कुछ लोगों को क्लेम मिलता है, अगर वो क्लेम ज़्यादा होता है फिर सबका प्रीमियम बढ़ जाता है ना, वो प्रिंसिपली है इंश्योरेंस का, दैट्स हाउ इट ऑपरेट्स। अगर फ्रॉड एलिमिनेट कर देंगे आप तो फिर प्रीमियम कम होता है। तो एआई मशीन लर्निंग कैसे इस्तेमाल करें फ्रॉड एनालिटिक्स में, कैसे एनालिसिस करें डेटा स्टडी में, कैसे एनालिसिस करें बेटा अंडरराइटिंग में, कैसे एनालिसिस करें प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, कैसे करें प्रोसेस में। तो आई थिंक आज की डेट में एआई एमएल तो हर प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है। आई थिंक इट्स तो पॉलिसी होल्डर एक और नेक्स्ट मूव ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एआईएमएल की वजह से उनका प्रीमियम कम होगा? जी, अगर इंडस्ट्री ने फ्रॉड पे काम किया और फ्रॉड पे अच्छा पकड़ रखा तो 100% कम होगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और सर मेरा आखिरी सवाल, हम बात कर रहे थे 2047 तक इंश्योरेंस फॉर और हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ेगा, उससे आपको क्या लगता है कि आपकी कंपनी के आपके बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, जो बिजनेस है ना भारत में, बीमा कंपनी किसी भी, आप एक सिंपल चीज़ देखिए, हमारी जो इकोनॉमी है 5th लार्जेस्ट है, ठीक है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है अभी अगर आप देखें तो कुछ 10th या 12th लार्जेस्ट है। तो इंडस्ट्री तो इकोनॉमी को कैचअप करेगी। 5th या 3rd हो रहे हैं, विच मीन्स कि इंडस्ट्री भी 10th से 5th या 3rd तक जाएगी। तो बाकी सब चीज़ छोड़ते हैं, सिंपल ये कैलकुलेशन करें। अगर इंडस्ट्री का आप देखें पिछले 20 साल में डबल डिजिट ग्रोथ दिया इंडस्ट्री ने,